नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चौपाल व्यू पर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व एमएनसी चंद्रपाल सिंह पप्पू चौधरी। आज हम अपने चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बायोग्राफिकल इंटरव्यू लेंगे। जो शख्सियत है, पॉलिटिकल शख्सियत है या अपने क्षेत्र में किसी भी तरह उन्होंने नाम कमाया है, तो इनके जीवन जब से पैदा हुए और आज तक के संघर्ष पूरे जीवन के बारे में जानेंगे। किस तरह से राजनीति में आए और क्या क्या एजुकेशन के साथ, किन किन संघर्षों के साथ आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मुजफ्फरनगर में आप पैदा होते हैं, मुरादाबाद ज़िला होता है, फिर संभल ज़िला बनता है और वहाँ की चंदौसी विधानसभा में आप अपनी राजनीति की स्टार्ट करते हैं। ये सफ़र कैसे रहा? मुजफ्फरनगर में मैं 1964 में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी जो है कृषि। अभी पारिवारिक अगर जानकारी दें तो परिवार में कौन कौन है, कैसे? परिवार में हम 4 भाई हैं, उनके सबके बच्चे हैं, सम्मिलित परिवार है। माताजी हैं हमारी, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी की शादी हो गई है। बेटा एक मेरा सेना में मेजर है, डॉक्टर मनु चौधरी। एक आईटी इंजीनियर है, कृषि विभाग में सर्विस करते थे। उनके साथ बिजनौर कादराबाद से मैंने हाई स्कूल इंटर किया। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं स्नातक किया। छात्र जीवन में ही मैं छात्र आंदोलनों से जुड़ा रहा, एबीवीपी से जुड़ा रहा। पिता सरकारी विभाग में नौकरी करते थे। आप मुजफ्फरनगर से इलाहाबाद पढ़ने पहुँचे, तो शिक्षा के रास्ते फिर छात्र राजनीति कैसे पहुँचे? घर वालों ने नहीं टोका? नहीं, घर वालों ने विशेष नहीं टोका। घर वालों को मेरे ऊपर पूरा विश्वास था। घर वाले ये जानते थे कि जिस प्रकार की मेरी रुचि रही है, 10 वर्ष की उम्र तक ही मैंने रामचरितमानस कम से कम 4-5 बार मैं पढ़ चुका था, भागवत पढ़ चुका था, और सुख सागर और यहाँ तक कि सत्यार्थ प्रकाश भी मैंने 10-11 वर्ष की उम्र में ये मैंने किताबें अपने घर पे जो रखी हुई थी किताबें, वो सारी किताबें पढ़ ली। मेरी स्वाध्याय में रुचि थी। घर वाले भी मुझे देखते थे कि भाई पढ़ने में कितनी रुचि है, तो किसी बात के लिए विशेष रूप से परिवार वालों ने मुझे टोका नहीं। तो छात्र राजनीति की जो आपकी शुरुआत हुई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुँचे, किस संगठन के माध्यम से आपने शुरुआत की? एबीवीपी के माध्यम से मेरी शुरुआत हुई। तो कोई चुनाव लड़ा, क्या रहा वो बताइए? चुनाव तो मैंने लड़ा है, इंटर में भी मैंने चुनाव लड़ा और यूनिवर्सिटी में भी मैंने चुनाव लड़ा, मगर इत्तेफाक से दोनों चुनावों में मेरी नज़दीकी हार हुई थी उस समय। उसके बाद एक मुजफ्फरनगर का जाट परिवार में पैदा हुआ नया लड़का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाके चुनाव लड़ता है, तो कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि पूर्वांचल और पश्चिम की राजनीति का भी ऐसा कुछ असर देखने को मिला? नहीं, मेरा विशेष छात्रों में असर रहा, चाहे वो इंटर में हो या वो, और मगर कई कारण होते हैं चुनाव हारने के। जातिगत कारण, वहाँ जाट जाति के छात्रों की संख्या बहुत कम थी, इस कारण से मैं बहुत नज़दीकी मतों से चुनाव हार गया था। मगर छात्रों में मेरा विशेष, जो पढ़ने वाले अच्छे छात्र थे, उन छात्रों में मेरा विशेष असर, विशेष प्रभाव रहा था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जब बात चली रही है तो मैं उस काल से लेकर आप प्रेजेंट के काल में जाना चाहता हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा है अभी, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या कुछ परिवर्तन आया है? तानाशाही वहाँ पर हावी हुई है? क्या चीज़ देख रहे हैं? नहीं, अब जो है थोड़ा वातावरण बदल रहा है। जिस समय हम पढ़ते थे उस समय कंपटीशन इतना ज़्यादा हावी नहीं था। आज कंपटीशन का बहुत ज़्यादा वातावरण बन गया है। तो यूनिवर्सिटियों में जो अनुशासन वगैरह था पहले, वो अब उतना नहीं है। छोटे बड़े की मर्यादा भी समाप्त हुई है। तो मैं समझता हूँ कि उन्हीं कारणों से थोड़े बहुत आंदोलन वगैरह इस समय
अरे जो मेन आंदोलन वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है, वो हुआ है फीस बढ़ोतरी को लेकर, और बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ पे हुआ। तमाम लाठीचार्ज इस तरह की चीज़ें बहुत सारी सामने आई। छात्रों की जो वहाँ के लेक्चरर थे उन लोगों से भी मतलब झगड़े हुए हैं। हाँ, फीस वृद्धि के लिए जो आंदोलन हुआ है वो आंदोलन एक प्रकार से पहले तो बहुत थोड़ी यूनिवर्सिटियाँ थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पे इलाहाबाद, लखनऊ और बनारस, अलीगढ़, ये 5-7 यूनिवर्सिटियाँ थी। आज यूनिवर्सिटियों की संख्या बहुत बढ़ गई है और अपने संसाधनों की उन्हें यूनिवर्सिटियों को खुद ज़रूरत पड़ रही है, और कंपटीशन के कारण विश्व में जो शिक्षा में कंपटीशन हुआ है उसके कारण भी संसाधनों का जुटाने का बोझ जो है यूनिवर्सिटियों पे ज़्यादा है। इस कारण फीस वृद्धि हुई है, छात्रों को भी समझनी चाहिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने देश को बहुत बहुत बड़े नाम दिए। कोई ऐसा नाम जो आपके कार्यकाल में पढ़ा हो या आपके साथ में पढ़ा हो, जो जिसने देश में बड़ा नाम रोशन किया है? हमारे जो जिस समय हम पढ़ते थे, फिराक गोरखपुरी उस समय थे वहाँ, वो काफ़ी बड़ा नाम था शायरी में, क्षेत्र में उनका बहुत, रघुपति साहब फिराक का बहुत बड़ा नाम था। तमाम लोग हमारे साथ के छात्र जो है आईएएस में भी गए, पीसीएस परीक्षाओं में तमाम लोग गए, बल्कि यहाँ तक था कि जिस समय हम पढ़ते थे इलाहाबाद में तो लोग आईएएस का फार्म भरते थे और पीसीएस का छुप के भरते थे, जिससे पता ना चल जाए साथ वालों को कि इसने पीसीएस में फार्म भरा है, उसे शर्म की बात मानी जाती थी। तो अभी फिर राजनीति, वहीं छात्र राजनीति, उसके बाद क्या हुआ? छात्र राजनीति वहाँ पर चली, क्या हुआ फिर आगे? उसी समय विद्यालय में पढ़ते हुए ये एहसास हुआ कि भारत गांव का देश है, हमें गांव के लिए काम करना चाहिए और किसान के लिए काम करना चाहिए। तो वहाँ से पढ़ाई छोड़कर हम लोगों ने खेती करनी शुरू करी और खेती में किसान आंदोलन और गांव की समस्याओं से जुड़ना, सीखना और उनके लिए संघर्ष करना शुरू किया। शिक्षा क्या ग्रहण की थी वहाँ से आपने? स्नातक, बीएससी स्नातक। तो किसान आंदोलन की आपने बात की, तो उस आपने पुराने समय में किन किन किसान आंदोलनों में जिसमें हिस्सा लिया है, किन किन मुद्दों को लेकर था, सफल हुए, क्या हुआ? और पहले के किसान आंदोलन में आज के किसान आंदोलन क्या फ़र्क दिखते हैं शॉर्ट में? सहकारिता के आंदोलनों से भी हम जुड़े रहे, गन्ना किसानों के आंदोलन से, और किसानों की जो भी समस्याएं थी, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, थाना, तहसील, कचहरी, जो भी समस्याएं थी या नीतिगत समस्याएं थी, उन सब के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। मतलब वो किसान आंदोलन बाबा टिकैत के दौर के हैं या उससे पहले? हाँ, तो उनके साथ भी आपने कभी आंदोलन किसान यूनियन में मैंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया, भारतीय किसान यूनियन में। अच्छा, इसके बाद किसानों के संगठन के बाद फिर कैसे कैसे भाजपा से आप जुड़े, या फिर संघ की पृष्ठभूमि आपकी बहुत पुरानी मानी जाती है? कहा जाता है कि संभल जनपद में सबसे पुराने जो संघी हैं उनमें एक आपका नाम भी आता है। राम मंदिर संघ से तो मैं अपने हाई स्कूल से भी पहले ही जुड़ गया था। एबीवीपी के साथ बाद में जुड़े, पहले आरएसएस की शाखा के हम सदस्य रहे हैं। उसके बाद जो डायरेक्ट राजनीति में हम लोग जुड़े वो राम मंदिर आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ। मुजफ्फरनगर का जाटलैंड छोड़कर यहाँ पर क्यों आना पड़ा और कैसे आए, किस समय आए? खेती के लिए विशेष मन था। यहाँ पर हमारे एक परिचित थे बाबू जीवन राम शर्मा जी, तो वो शादी में एक गए हुए थे, उन्होंने कहा हम अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। तो हमें भी ये रुचि थी कि भाई हमें खेती करनी है, तो यहाँ आके ज़मीन वगैरह देखी, वो पसंद आ गई। उसके बाद खेती करनी शुरू करी यहाँ पे आकर। तो गांव से अभी भी कोई जुड़ाव है आपका? वहाँ पर कौन लोग आपके रहते हैं परिवार से? हाँ, हमारा पूरा परिवार वहीं है, गांव में ही रहता है, अभी भी पूरा जुड़ाव है, वहाँ आना जाना रहता है। तो यहाँ राजनीति की जो मतलब एक सक्रिय राजनीति की शुरुआत यहाँ पर आकर करी, राजनीतिक तौर पर? वो तो सामाजिक संगठनों में आपने जब तक रहे, राजनीति की शुरुआत मुजफ्फरनगर से हो गई थी या यहाँ पर आकर हुई? राजनीति की शुरुआत तो यहीं पे हुई। तो कैसे, मतलब कैसे आप यहाँ पर जुड़े, किन लोगों के द्वारा? मेरा आंदोलन में मैं जुड़ा और उसके बाद राजनीतिक क्षेत्रों में
ब्लॉक कमेटी में, नगर कमेटी में, जिला कमेटी में बीजेपी की मेंबर रहा। भाजपा के मतलब ऐसे कौन नेता हैं शीर्ष नेतृत्व के जिनके साथ आपने बहुत ही क्लोजली काम किया हो, या संघ के ऐसे कुछ नेता? संघ में तो सभी प्रचारकों के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला है, चाहे अशोक बेरी जी हों, दिनेश जी हों, रामलाल जी हों, राकेश जी, सभी के साथ मुझे काम एक नहीं बड़ी मेरा जो विशेष जुड़ाव रहा है। अभी उनकी मृत्यु हो गई, रंगा हरी जी, उनसे विशेष रूप से मेरा चर्चाएं होती रहीं और उन्होंने मेरी कई शंकाओं का निवारण भी किया। मैं तर्कशील आदमी था, मुझे तमाम शंकाएं रहती थी, कहीं कोई निवारण नहीं हुआ था। माननीय रंगा हरी जी ने मेरा उन शंकाओं का निवारण किया, जिससे मेरा स्पष्ट व्यू बना। संघ में मेरा सभी प्रचारकों से जुड़ाव रहा है। मैंने 2009 में तृतीय वर्ष किया है संघ से। तो भाजपा के जी तो सही संघ के उसकी बात, लेकिन भाजपा में ऐसे कौन से नेता हैं जो बहुत सीट्स पर पहुंचे लेकिन उस दौरान आपके साथ क्लोज में आपने उनके साथ काम किया हो? मेरा लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी जी और माननीय कल्याण सिंह जी और प्रमोद महाजन जी, अरुण जेटली जी, सभी से मेरा काफ़ी नज़दीकी परिचय रहा। कोई ऐसा नेता जिससे आज भी आपका व्यक्तिगत जब से संबंध है, आपसे व्यक्तिगत आपसे जुड़ाव अभी भी बना हुआ हो? सभी नेताओं से, जो पार्टी में नेता के नाते सभी नेताओं से। पुराने नेताओं में? पुराने नेता तो अब बाबूजी कल्याण सिंह जी से मेरा काफ़ी जुड़ाव था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो फिर चुनावों की एक राजनीति के चुनावी सफर की शुरुआत होती है, तो सबसे पहला चुनाव कौन से सन में रहा? चुनाव तो पहले सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटियों के मैंने चुनाव लड़े हैं। वो 91-92 के बाद में लगातार मेरे चुनावों का वो रहा है। कभी डायरेक्टर, गन्ने में डायरेक्टर, सोसाइटी में डायरेक्टर, और बीडीसी मेंबर 95 में जब चुनाव हुआ, ये स्थानीय निकाय के जो पहला चुनाव हुआ 95 में, उसमें मैं बीडीसी मेंबर बना। ब्लॉक प्रमुख हमारे परिवार से रहा। नहीं, ब्लॉक प्रमुख की तो बात अब की हो गई, लेकिन एक कुंदर की विधानसभा चुनाव लड़ते हैं 2007 में। नहीं, उसके बाद मैंने 98 में विधान परिषद चुनाव जीता, और उसके बाद कुंदरकी में 2007 में कुंदरकी से मैं विधानसभा चुनाव लड़ा। 2009 में लोकसभा चुनाव संभल से लड़ा। लेकिन एक मैं थोड़ा सा बात को रोकना चाहूँगा, लेकिन एक ऐसा नेता जो इस क्षेत्र में जाट समुदाय में विशेषकर बहुत बड़ा नेता माना जाता था, आज उस नेता को उस तरह का सम्मान अब नहीं मिल पाया जब भाजपा चरम पर आई, और उस समय आपने चुनाव लड़े, एमएलसी बने, सब चीज़ें बनी, तो ये क्या चीज़ बदलाव देखने को मिलता है? बस समय की बात है। सब कोई ऐसा एक कहीं ना कहीं कोई प्रयास में कमी रह जाती है, तो वही ऐसा ही हो गया। बस क्या कहा जाए इस बारे में। अच्छा, 98 से 2004 तक आपका एमएलसी का कार्यकाल रहा मुरादाबाद बिजनौर। उस कार्यकाल की कुछ बड़ी उपलब्धियां जो आपने प्रमुखता से विकास कार्यों में कराए हों? उस समय स्थानीय निकाय से मैं एमएलसी रहा था। स्थानीय निकाय क्षेत्रों में मेरा, सभी स्थानीय निकायों में मेरा आना जाना रहा। मैंने उनकी समस्याओं को गौर से देखा और लगातार मैंने उनकी समस्याएं सदन में उठाई। दूसरे, गन्ना पेमेंट की जो समस्याएं थी कई किसानों को, वो प्रमुखता से मैंने उस समय रखी। जो जहाँ गन्ना पेमेंट की कोई समस्या थी, उसको पूरा जोर देकर उन समस्याओं का समाधान कराया। और एक उपलब्धि तो मैं ये कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी ने गन्ने पर ब्याज दिलवाया
तो वो मैंने पहली बार दिलवाया। वीनस शुगर मिल ने 1 वर्ष गन्ने का भुगतान नहीं किया, और मैंने इतना सरकार के द्वारा और खुद इतनी सख्ती उनके ऊपर कराई कि उन्हें किसानों को ब्याज देना पड़ा। उन्होंने किसानों को ब्याज दिया और किसानों से सबसे लिखवा के दिया कि हमने आपका पेमेंट कर दिया है। और क्षेत्र की जनता इस बात की गवाह है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं किसानों को गन्ने मूल्य पर ब्याज मिला तो वो वीनस शुगर मिल के द्वारा मिला। इसके बाद आपका एक कार्यकाल, हालांकि आपके परिवार का एक कार्यकाल चंदौसी नगर पालिका का रहता है, उस कार्यकाल को लोग आज भी याद करते हैं। वैसे तो चाहे पानी की समस्या हो, पेयजल की, या जल निकासी की, वर्षा जल निकासी की समस्या हो, सारे नाले कच्चे थे। हम लोगों ने सारे नाले पक्के कराए शहर में। 150 साल पुरानी नगर पालिका, मगर नाले कच्चे चले आ रहे थे, वो नाले सारे पक्के कराए। पेयजल के लिए ट्यूबवेल 6 ट्यूबवेल कुल थे, हमारे द्वारा 17 ट्यूबवेल और लगाए गए। शीतल जल की टंकियां लगाई गईं। जब हम लोग शीतल जल की पानी की टंकी लगा रहे थे तो सभी लोग विरोध कर रहे थे, मगर मेरा कहना था कि ये हमारा एक चिर परिचित कार्य है, इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जबकि बाकी लोगों की राय ये थी कि ये नया काम है, इसे मत करो, स्वागत द्वार ही लगाना चाहिए। जबकि मेरा स्पष्ट कहना था कि मैं ठंडा पानी पिलाकर स्वागत करना चाहता हूँ, खाली स्वागत द्वार बनाकर स्वागत नहीं करना है। तो मैंने चंदौसी में स्वागत द्वार की परंपरा जो है बंद कर दी थी, जो बाद में प्रदेश सरकार ने भी बाद में उसे स्वागत द्वार बनाने को करीब करीब बंद किया गया, मगर कुछ लोग अब भी लगा रहे हैं। आपके जब आप राजनीति के चरम शिखर आपका दौर चल रहा था तो उस समय आपके दो चेहरे थे। एक तो एक जाट समुदाय के बहुत बड़े नेता थे और एक हिंदू समुदाय के एक बड़े नेता माने जाते थे। तो उस समय आपने हिंदू आंदोलनों को लेकर क्या क्या संघर्ष किए, कुछ चीज़ें आप बताएं, कुछ घटना, कुछ ऐसे आंदोलन रहे हो जिसमें आपकी मुख्य भूमिका रही। प्रदेश में जब सपा बसपा सरकार का दौर चला और हिंदुओं पर अत्याचार हुए तो उस समय मैंने हिंदू महापंचायत, सबसे पहले हिंदू महापंचायत की, उसके बाद प्रदेश में तमाम महापंचायतें हुई। मैंने भी कई महापंचायतें करी, मगर शुरुआत हिंदू महापंचायत की मैंने ही करी थी। 2009 में भवानीपुर में मैंने एक विशाल हिंदू महापंचायत का आयोजन किया था, जिसमें आईजी, कमिश्नर वगैरह सबने मौके पर कैंप किया हुआ था। उसके बाद भी निषेधाज्ञा तोड़कर हम लोगों ने हिंदू महापंचायत करी थी और सफलता प्राप्त करी थी। कि मतलब किस लिए वो पंचायत हुई थी, कुछ याद, और क्यों हुई थी वो वहाँ पंचायत? अनावश्यक रूप से दूसरे गांव के लोगों ने आके, एक दूसरे संप्रदाय के लोगों ने आके ग्राम भवानीपुर में लूटपाट, ट्यूबवेलों के मोटर वगैरह जला दिए, फसलों में आग लगा दी, मकानों में आग लगा दी। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन का हिंदुओं पर ही अत्याचार हो रहा था। उस संबंध में हमें एक हिंदू महापंचायत करनी पड़ी थी। कभी जितने भी आंदोलन रहे, क्या कभी ऐसा भी मौका आया कि जेल यात्रा भी करनी पड़ी हो राजनीति में? नहीं, इत्तेफाक से और ईश्वर की कृपा से ऐसा रहा कि कहीं भी कोई अगर कहीं लाठी चार्ज भी हो रहा है पुलिस को और मैं मौके पर पहुंच गया, जैसे कि मेरी आदत रही है कि जनता के किसी आदमी ने कोई फ़ोन भी किया, हमें बुलाया, तो मैं तुरंत मौके पर पहुंचता हूं। कई घटनाएं ऐसी हैं कि लाठी चार्ज हो रहे थे और मेरे जाने के बाद लाठी चार्ज समाप्त हुआ और पुलिस प्रशासन को हमने शांतिपूर्ण आंदोलन करके उन्हें झुकाया। आपके पीछे हम देख रहे हैं काफ़ी सारी धार्मिक किताबें रखी हैं। आपने बताया भी कि मतलब बचपन से ही आपने किताबें पढ़ी, तो किताबों का भी, धार्मिक किताबों का शौक आज भी आपकी सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी पोस्टें देखने को मिलती है। लोग चौंकते हैं कि एक नेता के मुंह से, नेता की सोशल मीडिया धार्मिक चीज़ों से ज़्यादा भरी रहती है और जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर कम रहती है। तो धार्मिक चीज़ों का ये उफान क्यों मारता है बार बार? धर्म और राजनीति का संयोग ही देश को
और समाज को एक अच्छी दिशा की तरफ ले जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और बिना धर्म का ज्ञान हुए आदमी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता, ना समाज के लिए कुछ कर सकता, ऐसा मेरा मानना। आप कभी कभी आपकी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चीज़ें ये हो जाती हैं, कभी तो आप एक धर्म विशेष के लोग आपकी कमेंट में आके आपके खिलाफ कुछ बोलने लगते हैं, कभी कभी आप ऐसी पोस्टें डालते हैं कि आपके ही धर्म के लोग आपके खिलाफ बोलने लगते हैं, वो क्या कारण है? मैंने हमेशा समाज के सामने सच्चाई रखने का प्रयास किया है। कई बार कहीं मेरी कमी हो जाती होगी, मैंने उन सच्चाई को शायद कड़वे शब्दों में बयान कर दिया हो, मगर मैंने हमेशा सच्चाई रखने का प्रयास किया है। आदमी से कमियां हो जाती हैं कि भाई वो कड़वे शब्दों में ना रख के उस शब्दों का चयन अगर अच्छी तरह से मैं कर पाता तो शायद इस तरह के व्यंग ना होते। इसी धार्मिक विषय से जुड़ा हुआ एक मुद्दा अब आपको हमारे चैनल पे बोलना पड़ेगा, जो आज के दौर में बहुत से बाबा चमत्कार और छूकर रोग ख़त्म करना, पानी पिलाकर रोग ख़त्म करना, आपके पड़ोसी ज़िले बरेली में ये सब चीज़ चल रही, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे? ईश्वर का नाम एक तप भी है। ईश्वर के सैकड़ों नाम हैं, एक नाम ईश्वर का तप भी है। तो तप का मतलब है कठिन परिश्रम। जब हम कठिन परिश्रम करते हैं तो एक प्रकार से ईश्वर के बहुत नज़दीक होते हैं। और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को चमत्कारों पर विश्वास न करके तप करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, ईश्वर उसका साथ देगा। ईश्वर तप जो है, कठिन परिश्रम एक तरह से ईश्वर ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं समझता हूँ सभी के लिए यही उचित रहेगा कि वो कठिन परिश्रम पे और कुशलता में विश्वास रखें, कुशलतापूर्वक कार्य करें, तो उस जीवन में सफलताएं निश्चित हैं। एक वैदिक विद्वान के साथ अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि इन सब चीज़ों से जो चीज़ें हो रही हैं उनसे एक जो धर्म है हमारा प्राचीन धर्म, उसमें कहीं मजबूती मिल रही है या फिर इससे नुकसान हो रहा है? चमत्कार वाली चीज़ों पे विश्वास अगर आदमी करेगा तो धोखा ही खाएगा, इससे नुकसान है। एक और क्वेश्चन हमारा है कि हर एक व्यक्ति की अपने जीवन में एक रुचि होती है, तो आप की सबसे रुचि अब क्या रही? मेरी विशेष रुचि जो है, नगर विकास, किस तरह से सुनियोजित विकास हो सके नगरों का, और गांव का किस प्रकार से सुनियोजित विकास हो सके। जो गांव और शहर में जो असंतुलन पैदा हो गया है वो किस प्रकार से दूर किया जाए। नगर विकास और ग्राम विकास दोनों को लेकर मैं काफ़ी अध्ययन भी किया है। मेरी विशेष रुचि इस दिशा में है कि गांव को भी सुनियोजित विकास हो, जिस प्रकार से हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि जल निकासी के, वर्षा जल निकासी के साधन हों या वो हों, कभी हमारे पुराने गांव में इस प्रकार की समस्या नहीं आती, पुराने नगरों में इस प्रकार की समस्या नहीं आती। मगर आजकल गांव और शहर के जो अनियोजित विकास हो रहे हैं और ध्यान नहीं दे पा रहे हम, तमाम जल भराव की समस्या है, गंदगी की तमाम समस्याएं हैं, नालियों की तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, कि आपकी साफ सफाई अगर नगर और गांव में नहीं हो पाएगी तब कैसे जीवन संभव हो पाएगा। तो इसलिए इन समस्याओं को देखते हुए मेरी जो विशेष रुचि है वो नगर विकास और ग्राम विकास दोनों में ही है। आपकी लगभग करीब 59 से 60 साल की आपकी उम्र हो चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी और लोगों के माध्यम से भी ये पता लगता है कि आप अभी भी खेती से जुड़े कार्य स्वयं भी कर लेते हैं और राजनीति भी करते हैं। तो एक नेता खेती से जुड़ा है इस उम्र में, ये जो ताकत है कहाँ से आती है? भाई इसके लिए तो सुबह 4 बजे उठना एक अपने आप में ही ऊर्जा प्रदान करने वाली चीज़ है। योग से जुड़े रहना, मैं लगातार आरएसएस की शाखाओं से भी जुड़ा रहता हूँ, तो काफ़ी एनर्जी, आप अगर शाखा में नित्य प्रति जा रहे हैं तो आपको काम करने की दुगनी तिगनी एनर्जी अपने आप मिल जाती है। अब राजनीति में लेकर आप क्या अपने लिए उम्मीद रखना चाह रहे हैं? अभी तो मेरा लक्ष्य है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो पंचायत है
लोकसभा, उसमें जाने का अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए नए कीर्तिमान बना सकूं। तमाम प्रकार के अवसर विकास के हमारे सामने हैं। उन अवसरों में अगर कुशलतापूर्वक कार्य किया जाए तो उन अवसरों का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। जिस प्रकार एक्सप्रेसवे हमारे संभल से होकर निकल रहा है, एक्सप्रेसवे के चारों तरफ एक विकास का वातावरण बनना है। उस विकास के वातावरण का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किस प्रकार लिया जा सके, इस प्रकार की योजनाएं भी मेरे दिमाग में हैं। मैं समझता हूं कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन अगर लोकसभा में जाने का मौका मिलता है तो मैं अच्छी प्रकार से कर सकता तो ये थे हमारे साथ चंद्रपाल सिंह और पप्पू चौधरी, जिनका एक जीवन छात्र नेता से शुरू होता है, फिर किसानी की तरफ जाता है, फिर आरएसएस के कार्यकर्ता के तौर पर हिंदूवादी चेहरा होते हुए और भाजपा के नेता के तौर पर आज ये यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो इनका जीवन संघर्ष के बारे में अगर आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।